हे हेलो वेलकम टू सिंगल। कैसे हैं आप? सो देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे ओरिजिन ऑफ एसिडिटी इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो एसिडिटी होती है वो कहाँ से आती है। बेसिकली हम एसिड बेस सीरीज पढ़ रहे हैं, जहाँ पे हम ये समझना चाहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो एसिडिटी और बेसिसिटी होती है वो कहाँ से आती है, किस तरह की आ जाती है, वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो एसिडिटी और बेसिसिटी को कंट्रोल करते हैं ना। इससे पहले वाला वीडियो जो मैंने बनाया था, उस वीडियो में हम लोगों ने देखा था पीकेए, एसिडिटी और बेसिसिटी को मेजर करने के लिए। स्पेशली हम बात करेंगे एसिडिटी की, तो कोई कंपाउंड कितना एसिडिक है या कितना एसिडिक नहीं है उसको मेजर करने के लिए हम बेसिक वैल्यू जो हम यूज करते हैं पीकेए। पी इज फॉर पी फंक्शन, जिसको हम माइनस लॉग टू द बेस 10 फंक्शन कहते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको काफी डिटेल में ये सब चीजें समझाई थी कि पी फंक्शन किसे कहा जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा। दैट इज वीडियो नंबर 1 फॉर एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में, ठीक है, जहां आपको ये समझ में आएगा कि के क्या होता है, पीकेए क्या होता है। और जब भी अब हम बात करेंगे के या पीकेए के बारे में तो आपको उससे क्या समझ में आता है। एक सिंपल भाषा में मैं आपको बता दूं, कोई एसिड अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर कोई एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका के का वैल्यू हमें उसके बारे में बताता है। अगर के का वैल्यू इंक्रीज होगा मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, और के का वैल्यू अगर डिक्रीज होगा इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो रही है। यानी एसिडिक स्ट्रेंथ उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वैल्यू से पता किया जा सकता है। अब के का एकदम उल्टा होता है पीके, क्योंकि वहां पे माइनस वैल्यू आ जाती है, नेगेटिव लॉगरिथम हम लगाते हैं उसके अंदर। तो अब हमने यहाँ पे एक सिंपल भाषा में देखा था, के का वैल्यू कम होना मतलब मैं कह सकता हूँ एसिडिक स्ट्रेंथ कम होना, एसिडिटी का कम होना, और एसिडिटी कम होना के का कम होना। यानी एसिडिटी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और पीके का वैल्यू इसके अपोजिट चलता है। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, यहाँ हमने पढ़ा था एक सारी चीजों के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपने लास्ट लेक्चर ढंग से देखा होगा, ये सारी चीजें आपको आती हैं। अब अगर मैं बात करूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड में एसिडिटी कहाँ से आती है, देखो भैया सिंपल सा फंडा हमें ये कहता है, एसिड हम उसे कहते हैं जो पानी में जाने के बाद जो सॉल्वेंट, नॉट ओनली वाटर, मैं रहता कहूंगा जो सॉल्वेंट में जाने के बाद, अगर हम अरेनियस कॉन्सेप्ट को देखते हुए चलें, क्योंकि हमारे पास अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, जो हमें H प्लस आयन देगा और हमें H प्लस आयन जिसके से प्रोड्यूस होगा डिसोसिएट करने के बाद, हम उसे एसिड कहते हैं। सी एसिड का यहाँ पर एक और भी मतलब होता है, मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाया था। एसिड बेस कॉन्सेप्ट 3 तरीके से समझा जा सकता है, अरेनियस कॉन्सेप्ट से, लेविस एसिड लेविस बेस के कॉन्सेप्ट से, लॉरी ब्रोंस्टेड एसिड या बेस के कॉन्सेप्ट। अब देखो हमेशा यहाँ पे याद रखना, जब हम एसिड्स की बात करेंगे ना तो यूजुअली हम अरेनियस कॉन्सेप्ट लगाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम नॉर्मली हम अरेनियस कॉन्सेप्ट लगाते हैं। भैया जो H प्लस आयन देगा वो हमारा क्या कहलाएगा, अरेनियस एसिड कहलाएगा। या आप एक तरीके से कह सकते हो लॉरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाते हैं, जो H प्लस आयन को डोनेट करेगा वो एसिड कहलाएगा। लेकिन जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बेसिस की बात आती है, कौन से बेस होते हैं, तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में OH माइनस देने वाले को बेस कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट हम यूज नहीं करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लिविस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं बेस के तौर पे। मतलब अगर मैं आपसे कहूं, कल को कोई आपसे पूछे कि एसिड क्या होता है, एसिड क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम जनरली बात कर रहे हैं, तो आप कह सकते हो H प्लस डोनर जो होगा, जो H प्लस आयन को डोनेट करेगा, या H प्लस आयन प्रोड्यूसर जो होगा, H प्लस आयन प्रोड्यूसर जो होगा वो एसिड कहलाएगा। लेकिन अगर कल को बात कहा जाए कि एसिड, अगर कल को पूछा जाए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेस किसे कहा जाता है, तो जो लोन पेयर को डोनेट करेगा, लोन पेयर को डोनेट करेगा हम उसे बेस कहेंगे। तो ये जो लोन पेयर डोनेट करने वाला है इसको हम लिविस कॉन्सेप्ट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, लिविस कॉन्सेप्ट। अब इसका रीजन है भैया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूजुअली अगर देखोगे तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे जो बेस का काम करेंगे। या तो नाइट्रोजनस कंपाउंड होंगे, या तो वो ऑक्सीजन वाले कंपाउंड होंगे, या मोस्ट ऑफ द टाइम अनायंस होंगे, ज्यादातर वो अनायंस होंगे। अब एसिड और बेस क्या होते हैं इनके बारे में मैंने काफी डिटेल में वीडियोस बनाए हुए हैं। अगर आप एसिड बेस के मेरे कॉन्सेप्ट्स को देखोगे, वीडियोस मैंने शॉर्ट में वीडियोस बनाए हुए हैं जहाँ पे मैंने काफी कुछ एक्सप्लेन कर रखा है एसिड बेस थ्योरी के वीडियोस में देखोगे। अब अगर मैं बात करूं कि हमारे पास कौन से एसिड्स होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अगर एसिड्स की बात की तो मेनली अगर हम एसिड्स की बात करें, सबसे पहले हम पढ़ते हैं अल्कोहल्स के बारे में, जिनको हम एसिड्स कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है R बॉन्ड O बॉन्ड H, ठीक है। या हम इसमें पढ़ते हैं फिनॉल्स के बारे में, एक तरीके से आप इसको एरोमेटिक अल्कोहल्स कह सकते हो, जहां पर आपके पास एक AR लगा दिया जाता है, O बॉन्ड H होता है। एरोमेटिक का मतलब जहां पर आपके पास इस तरीके से एक बेंजीन रिंग होगी जहां पर OH लगागा, बाकी कोई सब्स्टिट्यूएंट या कोई होगा उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, कुछ और भी हो सकता है, जरूरी नहीं हमेशा सिर्फ बेंजीन रिंग होगी, कुछ और भी लंबा चौड़ा सा सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है। मोस्टली हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर कोई भी एरोमेटिक रिंग हो सकती है। अब अगर एक और देखा जाए तो हम यहाँ पे यूजुअली पढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में, जो कि नॉर्मली हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे R ग्रुप लगेगा, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। तो ये 3 एसिड्स के बारे में हम ज्यादातर यूजुअली पढ़ते हैं। अब अगर आप इसमें बोलो कि कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ लिया सर आपने, एरोमेटिक एसिड्स कौन से होंगे, ये तो एलिफेटिक एसिड्स में भी आ सकते हैं। एरोमेटिक एसिड्स की बात करो आप, यहाँ पे एरोमेटिक एसिड्स भी हो सकते हैं,
एरोमेटिक एसिड्स का मतलब हो जाएगा, जहाँ पे आप यहाँ पे जो आर लगाया हुआ है यहाँ पे सिर्फ एरोमेटिक लग जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ एच यहाँ पर आ जाएगा। अब इन सबको एसिड्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके पास एक H+ आयन प्रोड्यूस होता है, प्रेजेंट होता है, जो वो जब भी चाहें उसको प्रोड्यूस करके या डोनेट कर सकते हैं या H+ आयन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब आप इसमें सोच रहे होगे सर अल्केन्स को हमने यूज क्यों नहीं किया कैटेगरी में। अल्केन्स की भी अगर आप बात करो, जैसे मान लीजिए CH3 है बॉन्ड, यहाँ पर बॉन्ड हाइड्रोजन है, मीथेन की एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, ये भी तो H+ आयन डोनेट कर सकता है। देखो भैया सिर्फ H+ आयन होने से कोई भी चीज एसिड नहीं हो जाती। अगर सिर्फ हाइड्रोजन होने से कोई चीज एसिड हो जाती तो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड एसिडिक हो जाते, क्योंकि सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो बेसिक फ्रेमवर्क होता है वो अल्केन, अल्कीन या अल्काइंस में से किसी का होता है। अब या तो वो एरोमेटिक होगा या एलोफेटिक होगा, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन तो हाइड्रोकार्बन का बेसिक डेफिनेशन में ही वही आ जाता है ना। तो जस्ट बिकॉज किसी चीज में हाइड्रोजन है वो एसिड हो जाएगा ये जरूरी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो हाइड्रोजन जो होगा वो या तो वहां से आयन के तौर पे निकलना चाहिए, जिसको हम कहते हैं रिप्लेसेबल H+ आयन होना चाहिए। अगर आप अल्कोहल की बात करो तो ये जो H+ आयन होता है ना, ये आसानी से यहाँ से रिप्लेस किया जा सकता है, इसको निकाला जा सकता है, यानी H+ आयन यहाँ से निकल सकता है। ये एरोमेटिक में फिनॉल्स की बात करूं तो यहाँ से ये भी H+ आयन निकल सकता है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करूं ये H+ आयन भी निकल सकता है। एरोमेटिक एसिड्स की बात करूं तो ये H+ आयन भी निकल सकता है। क्या अल्केन्स में या अल्काइंस में या इनका सिंपल तौर पे कहूं एलिफेटिक कंपाउंड्स में, नॉर्मल हाइड्रोकार्बन्स में, क्या ये हाइड्रोजन निकल सकता है? अगर ये हाइड्रोजन निकल पाता तो फिर अल्केन भी एसिड हो जाते। अनफॉर्चुनेटली अल्केन्स में ये हाइड्रोजन निकल नहीं पाता। इसके रीजंस में आने वाले टाइम में थोड़ी देर में आपको आगे बताता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या उठता है यहाँ पे, ठीक है चलो हमने एसिड्स के बारे में मोटे मोटे तौर पे ये 4-5 एसिड्स के बारे में, मोस्टली ये 4 एसिड्स के बारे में पढ़ते हैं, अल्कोहल्स, फिनॉल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एरोमेटिक एसिड्स के बारे में पढ़ते हैं। अब वो कौन सी चीज होती है जो ये डिसाइड करेगी कि ये H+ आयन निकलेगा या नहीं निकलेगा? जैसे हम बोल देते हैं अल्कोहल्स में H+ आयन निकल जाता है, फिनॉल्स में निकल जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो एल्केन्स में क्यों नहीं निकलता भैया? ये H+ आयन यहाँ पे रिमूवेबल क्यों नहीं है? तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि कोई कंपाउंड की एसिडिटी होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो कितनी होगी, कितनी नहीं होगी। मोटे मोटे तौर पे जहाँ 4 मेन फैक्टर्स होते हैं जो ये डिसाइड करेंगे एसिडिटी। सबसे पहला फैक्टर होता है स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन और ए बॉन्ड। अब ए का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज, जैसे अगर आप यहाँ देखो ये हाइड्रोजन है तो ये पूरा ए हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं, कल को अगर आप इसको डिसोसिएट कर देते हो, लेट अस से हम इनमें से H+ आयन निकाल लेते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे मैं कह रहा हूँ आपसे, तो ये क्या हो जाता है CH3- बन जाता है, प्लस ये क्या बन जाता है H+। तो इस चीज को कहा जाएगा ए और इसको क्या कहा जाएगा H। तो AH, आई होप आपको अनायन, ए का मतलब आप एक तरीके से अनायन समझ सकते हो। यहाँ पे अगर ये डिसोसिएट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा RO- बन जाएगा और यहाँ पे H+ बाहर निकल जाएगा, तो ये अनायन हो गया है जिसमें से H+ अलग हो गया। अगर इसको मैं बाहर निकालूं तो ये एरोमेटिक हो जाएगा और O पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे H+ आयन अलग हो जाएगा। यहाँ अगर मैं डिसोसिएट करूं तो यहाँ पे R होगा, C डबल बॉन्ड होगा, O पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और H+ आयन अलग हो जाएगा। तो H+ आयन को छोड़ के जो बाकी की चीज बचती है उसको हम कहते हैं अनायन, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है A के साथ यहाँ पे इस तरीके से। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही होती है कि आपका हाइड्रोजन जिस चीज के साथ लगा है उसके बीच का बॉन्ड स्ट्रेंथ कितना है, यानी क्या ये बॉन्ड बहुत पावरफुल बॉन्ड है। क्योंकि अगर ये बॉन्ड पावरफुल होगा तो H+ आयन नहीं निकलेगा, अगर H+ आयन नहीं निकलेगा तो वो एसिडिक कहाँ से कहलाएगा। अब ऑनेस्टली स्पीकिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ या बॉन्ड स्ट्रेंथ H और A का जो अनायन का और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है वो इतना भी मेजर फैक्टर नहीं होता, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट फैक्टर। बट हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखोगे तो ये बॉन्ड स्ट्रेंथ भी मैटर कर जाती है कहीं कहीं। सेकंड जो इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे पास आता है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। एक एलिमेंट हो सकता है या ग्रुप ऑफ एलिमेंट हो सकता है। मान लीजिए आप एक सिंपल भाषा में देखते हैं, जैसे मान लीजिए कार्बन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है और यहाँ पर ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, और मान लेते हैं यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पे फिर हाइड्रोजन लगा है। क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? इसको हम मीथेन कहते हैं, जिसको CH4 लिखते हो, इसको मिथेनॉल कहते हैं, जिसको CH3 बॉन्ड OH के साथ रिप्रेजेंट करते हो। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के तौर पे बीच में ऑक्सीजन आ गया है, जिसकी वजह से फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए मैटर करती है एसिडिटी के ऊपर, मतलब क्या हो गया? देखो ये हाइड्रोजन और ये कार्बन जो है, ये बॉन्ड जितना पोलराइज होगा, व्हाट डू मीन बाय पोलराइज होगा? अब देखो यूजुअली इलेक्ट्रॉन्स इक्वली शेयर्ड होते हैं। अगर एक नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड में देखो, नॉर्मली इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर्ड होते हैं, पर अगर दो एटम्स की पावर अलग अलग होगी, जैसे यहाँ पे कार्बन जो होता है वो थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है,
हाइड्रोजन से, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा अपनी तरफ खींचेगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अनफॉर्चुनेटली इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होती है। कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई बहुत जमीन आसमान का फर्क नहीं होता, वो ऑलमोस्ट सेम होती है, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो। यही एक रीजन हो सकता है, एक वन ऑफ द मेजर रीजन हो सकता है कि अल्केन्स में अगर आपका हाइड्रोजन डायरेक्टली कार्बन के साथ अटैच्ड है तो वो आयोनाइजेबल नहीं हो जाता, क्योंकि अगर ये आयोनाइजेबल होता फिर सारे अल्केन अल्किन अल्काइंस में जितने भी कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड है सब H+ आयन प्रोड्यूस करने लग जाते। लेकिन अगर आप यहाँ देखो, यहाँ एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट खड़ा है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन का डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है, ये वाला हाइड्रोजन जो आपका है वो अब एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ खड़ा है, जो कि कार्बन से कहीं ज्यादा पावरफुल है। आपको कुछ चीजें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद रखनी है। सबसे पावरफुल होता है फ्लोरीन, फिर आपके पास आता है क्लोरीन, फिर आप समझ लो ऑक्सीजन, फिर आप समझ लो नाइट्रोजन। ये जो 4 एलिमेंट होते हैं ये अगर कहीं पे लग जाते हैं, अब मैं इनका ऑर्डर नहीं बता रहा हूँ कौन पावरफुल है कौन कम पावरफुल है, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, ये 4 लोगों को आपको नाम याद रखना। ये 4 लोग अगर कहीं पे लग जाते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, अगर हाइड्रोजन इनके साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, अगर हाइड्रोजन इनके साथ अगर डायरेक्टली अटैच है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है, जिससे वो हाइड्रोजन आयोनाइजेबल हो जाता है। अब आप पूछोगे क्यों आयोनाइजेबल हो जाता है? भाई सिंपल सा फंडा है, ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो ऑक्सीजन की तरफ खींचे चले जाएंगे, जिसको हम डाइपोल मोमेंट क्रिएशन कहते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट मान लो या इसको डाइपोल मोमेंट कह लो, जो भी आप कहना चाहते हो। ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये डाइपोल मोमेंट क्रिएशन यहाँ पॉसिबल नहीं था। तो डाइपोल मोमेंट तब होता है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। अब ये इलेक्ट्रॉन मतलब मैं एक तरीके से कह सकता हूँ, ऑक्सीजन यहाँ से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो वो हाइड्रोजन जो है वो आसानी से इस बॉन्ड को तोड़ के नाराज होके जा सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलमोस्ट इक्वली शेयर, ये हाइड्रोजन इतने आसानी से इसको छोड़कर नहीं जाएगा। तो बेसिक, सबसे बेसिक फंडा अगर एसिडिटी का आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समझना है तो यही याद रखना है कि हाइड्रोजन किसके साथ अटैच है। क्या हाइड्रोजन डायरेक्ट कार्बन के साथ अटैच है, या हाइड्रोजन एक ऐसे एलिमेंट के साथ या ग्रुप ऑफ एलिमेंट के साथ अटैच है जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैं इसको हाईलाइट करना चाहूंगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ए का मतलब आप समझ सकते हो एक एलिमेंट या वो एक फंक्शनल ग्रुप, जिसकी वजह से ये यहाँ पे जो ये ए का काम कर रहा है, यहाँ पे कार्बन ए का काम कर रहा है। आई होप आपको लॉजिक समझ में आया होगा यहाँ पे। अगला सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्टेबलाइजिंग इफेक्ट ऑफ ए माइनस कंपेयर विद एच। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करना चाहता हूँ। सी स्टेबलाइजिंग इफेक्ट की अगर मैं बात करूँ, मतलब क्या, मान लीजिए मेरे पास एक अनायन है जिसके साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है, कल को ये डिसोसिएट हो जाता है, मेरे पास ए माइनस बन जाता है और मेरे पास H+ आयन प्रोड्यूस हो जाता है। अब देखो यहाँ हम इक्विलिब्रियम डालते हैं हमेशा। ऑल दी ऑर्गेनिक एसिड्स आर नेवर स्ट्रॉन्ग, ये हमेशा कोई स्ट्रॉन्ग, इनऑर्गेनिक एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड स्ट्रॉन्ग नहीं होते। आपको वहाँ इक्विलिब्रियम डालना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो स्ट्रॉन्ग होते तो हम वहाँ पे सिंगल एरो डालते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स वीक होते हैं कंपैरिजन टू इनऑर्गेनिक एसिड्स, और वहाँ हमेशा एक इक्विलिब्रियम बना होता है। अब यहाँ देखने वाली बात क्या है, ये अगर आप देखो तो इसको कहते हैं अनडिसोसिएटेड फॉर्म। क्या कहते हैं इसको? अनडिसोसिएटेड फॉर्म। और अगर आप यहाँ देखो तो इसको कहते हैं अनायन, जिसमें इन दोनों को हम कहते हैं डिसोसिएटेड फॉर्म। ये इसका क्या हो गया? डिसोसिएटेड फॉर्म, मतलब जिसमें H+ आयन अलग हो गया है और आपका अनायन अलग हो गया। अब देखो यहाँ पे आपका स्टेबलाइजेशन फैक्टर क्या काम करता है। आपका जो अनायन यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है, ये अनायन जो प्रोड्यूस हुआ है, ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना H+ आयन वहीं के वहीं रहेगा। मतलब देखो यहाँ पे ना ए का और एच का बॉन्ड था, अब ए और एच के बॉन्ड में क्या हो गया भाई, आपस में लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई तो ब्रेकअप हो गया। अब ब्रेकअप हो गया तो ब्रेकअप होते समय जो ए माइनस था उसने अपने सारे गिफ्ट वापस मांग लिए और H+ दूर चला गया। अब उसने सारे गिफ्ट अपने, इसको हेटेरोलिटिक फ्यूजन कहते हैं, जहां पर अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक मेन फैक्टर होता है। ए इलेक्ट्रोनेगेटिव था, लड़ाई बढ़ गई, डोमिनेटिंग फैक्टर जिसको कहते हैं, डोमिनेटिंग कैरेक्टर था वो, लड़ाई हो गई, सारी चीजें अपने पास रख ली, इस पे इल्जाम लगा के छोड़ दिया H+ आयन को। अब अगर ए माइनस आयन जिसपे नेगेटिव चार्ज आया है ये स्टेबल है तो H+ आयन इसके पास लौट के कभी नहीं आएगा, तो हम कहेंगे देखो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, H+ आयन को छोड़ दिया। अगर ये ए माइनस आयन जैसे ही H+ आयन को छोड़ देता है, अनस्टेबल हो जाता है, वो दोबारा H+ आयन को अपने पास बुला लेता है। कभी कभी होता है ना, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, ईगो में आके छोड़ देते, हाँ नहीं चाहिए मुझे तो, बाद में पता चलता है आपके जाने के बाद अनस्टेबल हो गया,
फिर आपको बुला लेता है, आ जाओ भैया तुम्हारी वजह से हमारी स्टेबिलिटी चली गई। तो अगर अनायन जो प्रोड्यूस हुआ है वो स्टेबल होगा तो एसिडिटी बढ़ जाती है। तो याद रखना, एक तरीके से मैं एक और स्टेटमेंट यहाँ दे सकता हूँ, एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो हमने पढ़ा। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa, ये सेकंड है। तीसरा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। आपका अनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, जितना अनायन स्टेबल होगा, H प्लस आयन उतना दूर रहेगा, वापस नहीं आएगा। अब अनायन की स्टेबिलिटी कहाँ से आती है? हाउ डू वी डिसाइड द स्टेबिलिटी ऑफ अनायन? भाई कोई अनायन स्टेबल है कि नहीं, हमें कैसे पता चलता है? तो स्टेबिलिटी ऑफ अनायन को डिसाइड करने के लिए हम बहुत सारे फैक्टर्स लगाते हैं, बाकायदा इस पर मैंने काफी वीडियोस बना रखे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भैया इंडक्टिव इफेक्ट से, क्या हम इंडक्टिव इफेक्ट लगा के स्टेबिलिटी ऑफ अनायन को एक्सप्लेन कर सकते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा हम देखते हैं क्या हम हाइपर कॉन्जुगेशन से उसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम देखते हैं क्या इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन तो नहीं हो रहा। तीसरा हम इसके अंदर देखते हैं कहीं रेजोनेंस तो नहीं हो रहा है। अब कहीं कहीं जगह पे रेजोनेंस लिखते हैं, कहीं कहीं पे मिजोमेरिज्म भी लिख देते हैं, मिजोमेरिज्म। तो हम ये चार इफेक्ट देखते हैं। मिजोमेरिज्म, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगा तो इग्नोर करना प्लीज। इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस और मिजोमेरिज्म। अगर ये इफेक्ट से हम उसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, देखो भैया अनायन बन गया, H प्लस आयन चला गया, अब ये जो अनायन है ये काफी स्टेबल है क्योंकि इसमें बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, तो H प्लस आयन दोबारा आएगा नहीं, हम कहेंगे एसिड स्ट्रॉन्ग है। अब अच्छा, एक और चीज याद रखना, अगर ये स्टेबल होगा मतलब एसिड स्ट्रॉन्ग है, अगर ये कमजोर होगा तो H प्लस आयन चिपक जाएगा, तब हम कहेंगे देखो एसिड वीक है। क्योंकि जैसे ही दूर, आप ऐसे समझ लो ना, आपकी गर्लफ्रेंड है, जब तक आप साथ में हो आप एसिड हो, आपने धक्का मार के निकाल दिया, आप अकेले बच गए, आप स्टेबल हो, आपको जरूरत नहीं है, और वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन जैसे ही आपने H प्लस को धक्का मारा, आप जाने के बाद आप टूट गए, डिप्रेशन में चले गए, बिखर गए, आपने फिर से उसको बुला लिया, कितने कमजोर आदमी हो यार, मतलब तुम रह ही नहीं सकते H प्लस के बिना। तो एसिडिक स्ट्रेंथ हम उसी तरीके से डिटरमाइन करते हैं कि अनायन को हम एसिड को देख के आप कभी नहीं बता सकते, अनायन देखो, मतलब आपका कपल को देख के हम नहीं बता सकते कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है। एक को अलग कर दो, फिर देखो दूसरा वाला तिल मिलाता है कि स्टेबल है, एक के जाने के बाद दूसरा वाला स्टेबल है, मतलब भैया उसको उसकी जरूरत ही नहीं था, तो हमें टिपके हुए थे साथ में। तो स्टेबिलिटी ऑफ एसिड, स्टेबिलिटी ऑफ स्पेशली एसिड हम ऐसे डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो ये तीन फैक्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहला तो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से पता कर सकते हो एसिडिटी को, pKa वैल्यू से, और स्टेबिलिटी ऑफ अनायन जो जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, मेसोमेरिज्म आता है। एक एग्जांपल के तौर पे समझाने की कोशिश करता हूं आपको कि कैसे स्टेबिलिटी ऑफ अनायन इंपॉर्टेंट है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं आपको मैं कहता हूं मेरे पास एक कंपाउंड है, यहाँ पे है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर है ऑक्सीजन बॉन्ड हाइड्रोजन, और यहाँ पे है हाइड्रोजन, ठीक है। एक नॉर्मल एसिड है हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड है, नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड है, फर्स्ट ऑर्डर कार्बोक्सिलिक है, पहले ही कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। फिर अगर मैं इसमें देखूं, मुझे पता है कार्बोक्सिलिक एसिड ये अनडिसोसिएटेड फॉर्म में है, कल को अगर ये डिसोसिएट हो जाता है, अगर ये डिसोसिएट हो जाता है तो यहाँ पर H बनेगा, यहाँ कार्बन बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनेगा, और यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज का देखो, ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर नेगेटिव चार्ज आ गया इसका मतलब उसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक और जनरेट हो गया। तो इस ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, देखो यहाँ पे मैं इनको ड्रॉ कर रहा हूँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपका H प्लस आयन को हम सेपरेटली बना सकते हैं। आपका अनडिसोसिएटेड कार्बोक्सिलिक एसिड भी आपको रेजोनेंस दिखा सकता है, या मिजोमेरिज्म रेजोनेंस एक ही बात है, दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट मत करना प्लीज। कैसे? अगर हो सकता था कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे चला जाए। आई होप आप लोगों ने रेजोनेंस वाले मेरे सारे वीडियो देख रखे हैं, मैंने काफी सारे यूट्यूब पे या ऐप पे बहुत सारे वीडियोस मैंने बना के डाले। तो कंपाउंड क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर बॉन्ड ऑक्सीजन, लोन पेयर उसके पास एक ऑलरेडी था, अब ये सिंगल बॉन्ड जो था ये टूट के वहां चला गया, यानी एक डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड, मतलब उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर बन गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड हाइड्रोजन। अब इसने अपना एक लोन पेयर यहाँ यूज किया ना, एक लोन पेयर, तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। कैन यू सी दिस? ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल था, लेकिन जैसे इसमें रेजोनेंस हुआ चार्ज सेपरेशन प्रोड्यूस हो गया है, देयर इज अ चार्ज सेपरेशन, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज हो गया है। लेकिन वहीं अगर मैं अनायन की बात करूं, बहुत ध्यान से सुनना, अब जो मैं आर्ग्यूमेंट आपके सामने रखने वाला हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत, ये बेसिक्स है, और यही आने वाले टाइम में आपका पूरा एडवांस लेवल का ऑर्गेनिक को बनाएगा। अगर यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कार्बन बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड कार्बन,
अगर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से चला जाता है बॉन्ड बनाने में, तो ये अपने पास रख लेता है, ये इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेता है, यहाँ का नेगेटिव चार्ज यहाँ चला जाता है, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पर ऑलरेडी 2 बॉन्ड थे, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, एक एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, इसके ऊपर हो गया नेगेटिव चार्ज, इसका लोन पेयर यहाँ चला गया, अरे भाई उसका लोन पेयर वहां चला गया तो अच्छी बात है, अब कार्बन के ऊपर कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल हो गया। सी क्या यहाँ पे चार्ज सेपरेशन हो रहा है क्या? नेगेटिव चार्ज पहले था, पहले इस ऑक्सीजन पे था, अब इस ऑक्सीजन पे आ गया। अब ध्यान से सुनना मेरी, आप अगर एक अनआयोनाइज्ड कार्बोक्सिलिक एसिड को देखो, एक अनआयोनाइज्ड जिसमें हाइड्रोजन अभी भी लगा हुआ है, और एक आयोनाइज्ड जिसमें से हाइड्रोजन आयन निकाल दिया गया है, ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा रहा है, ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा रहा है। बताइए दोनों में से वो कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जो ज्यादा स्टेबल है? अगर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो बन रहे हैं ये ज्यादा स्टेबल है, मतलब H+ दोबारा वापस नहीं आएगा इन कंपैरिजन टू दिस। तो देखो इसमें सिंपल सा लॉजिक, यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज स्प्रेड हो रहा है वो 2 ऑक्सीजन में स्प्रेड हो रहा है, और सिर्फ नेगेटिव चार्ज स्प्रेड हो रहा है, पहले यहाँ पे था बाद में वहां चला गया, मतलब द नेगेटिव चार्ज इज यू कैन से स्प्रेडेड वेरी ब्यूटीफुली इक्वली, और ये दोनों जो स्ट्रक्चर आपको बन रहे हैं वो इक्वल एनर्जी के बनेंगे। क्यों इक्वल एनर्जी के? दे आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, कोई डिफरेंस दिख रहा है क्या? लेकिन इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में भले ही वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? ये एक नॉर्मल न्यूट्रल मॉलिक्यूल था, लेकिन इस मॉलिक्यूल में चार्ज सेपरेशन हो गए हैं, यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ नेगेटिव। आपको समझ में आया पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आया? ये लोन पेयर जब यहाँ चला गया बॉन्ड बनाने में तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, फिर यहाँ पे क्यों नहीं हुआ पॉजिटिव? क्योंकि वहाँ ऑलरेडी नेगेटिव था। यहाँ पे जब इसने ये लोन पेयर को अपने पास खींचा तो नेगेटिव आ गया, इसने खींचा इतने पास तो इस पे भी नेगेटिव आ गया। यहाँ ऑलरेडी नेगेटिव था, इसलिए जब इलेक्ट्रॉन चला भी गया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। मुझे बताइए कौन सा ज्यादा स्टेबल है? आई थिंक सो ये ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर्स हैं, मोर स्टेबल स्ट्रक्चर्स, मोर स्टेबल स्ट्रक्चर्स। और अगर मैं इसको देखूं, इन दोनों स्ट्रक्चर्स को देखूं, तो मैं कह सकता हूं लेस स्टेबल स्ट्रक्चर्स हैं। इसीलिए अगर मैं कल को पूछूं क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है, तो आप आंसर कहोगे इट्स अ स्ट्रॉन्ग एसिड। व्हाई इट्स अ स्ट्रॉन्ग एसिड? द सिंपल रीजन इज कि अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल को अगर आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल के साथ कंपेयर किया जाए तो आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है वो ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा स्टेबिलिटी वहां दिख रही है, क्योंकि वहां पे इक्वल एनर्जी के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। नेगेटिव चार्ज और इस दोनों स्ट्रक्चर को ऑलमोस्ट देखोगे इक्वल, एक जैसे दिख रहे हैं। और यहाँ अगर देखो तो दोनों स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, और एक में आप अगर देखो तो चार्ज सेपरेशन हो चुका है। आई होप अब मैं आपको स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर पाया कि कैसे हम स्टेबिलिटी को देखेंगे। एक और एग्जांपल को देखते हैं। अब मुझे क्वेश्चन का आंसर दें। मान लीजिए मेरे पास एक R ग्रुप अटैच है, एक ऑक्सीजन है, और यहाँ पर मेरे पास एक हाइड्रोजन है, अल्कोहल, नॉर्मल एलिफेटिक अल्कोहल। कल को अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकल भी जाता है, या एक सिंपल भाषा में मान लेते हैं CH3 ग्रुप अटैच, तो यहाँ पर मेरे पास बनेगा CH3 बॉन्ड O- आयन, ठीक है, मिथेनोएट आयन बन जाएगा। मेरे पास मिथाइल अल्कोहल था तो मिथेनोएट आयन बन जाएगा, और यहाँ पर आपका H+ आयन अलग हो गया। इसको थोड़ा और स्ट्रक्चर को बना देते हैं, कार्बन है, बॉन्ड हाइड्रोजन है, बॉन्ड हाइड्रोजन है, बॉन्ड हाइड्रोजन है, बॉन्ड ऑक्सीजन विद नेगेटिव चार्ज, और ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है इसलिए। अच्छा, यहीं पे एरोमेटिक फिनॉल को ले लेते हैं। आप अगर फिनॉल का स्ट्रक्चर देखो, आपने देखा होगा इस तरीके से फिनॉल होता है, यानी एरोमेटिक अल्कोहल कहते हैं उसको, ऑक्सीजन बॉन्ड हाइड्रोजन, यहाँ पर भी इसके पास 2 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे और H लगा होगा। कल को यहाँ से अगर H+ आयन रिमूव हो जाए तो आपके पास फिनॉक्साइड आयन बनेगा इस तरीके से, यू विल बी गेटिंग अ फिनॉक्साइड आयन, जिसके पास 2 लोन पेयर तो नॉर्मल होंगे, अब इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा विद नेगेटिव चार्ज, और आपका H+ आयन यहाँ पे सेपरेट हो गया, अल्कोहल, फिनॉल। और अब लास्ट में हम लोग ले लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को, क्योंकि वो एक ही कैटेगरी में हमको बिलोंग कर रहे हैं। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, बॉन्ड O है, बॉन्ड हाइड्रोजन है, और सिंपल वाला लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर भी हम CH3 ग्रुप ले लेते हैं, एसिटिक एसिड की बात कर लेते हैं। यहाँ से आपका ये H निकल जाता है तो आपके पास CH3 मिलेगा, कार्बन मिलेगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन पे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 विद नेगेटिव चार्ज, और आपका H+ आयन अलग हो गया। अब मुझे एक बात बताइए जरा, कल को अगर मैं आपसे पूछूं कि अल्कोहल्स, अगर मैं आपसे पूछूं फिनॉल्स, और अगर मैं आपसे पूछूं, अब मैं एरोमेटिक अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहा हूं। एरोमेटिक का मतलब मैं आपको समझा देता हूं कि अगर मान लीजिए यहाँ पर एक बेंजीन रिंग लग जाती इस तरीके से, और फिर यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड हाइड्रोजन अगर होता, ये डिसोसिएट करता,
इस तरीके से आपके पास आता स्ट्रक्चर, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड O 1 2 3 4 5 6 विद नेगेटिव और आपका H प्लस आयन, इन दोनों को ही हम एसिड कहेंगे। फिलहाल मैं इनके डिस्टिंग्विशन पे नहीं जाना चाहता। अब मैं अगर आपसे पूछूं, बताइए एसिडिक स्ट्रेंथ को आप कैसे यहाँ पे डिटरमाइन करोगे? एसिडिक स्ट्रेंथ तो भैया ये ज्यादा एसिडिक होगा कि ये ज्यादा होगा कि ये ज्यादा होगा कि ये ज्यादा होगा, कैसे देख के बता सकते हो क्या? नहीं, इनके कॉन्जुगेट बेस को देख, ये एसिड्स हैं, इसको कहा जाता है कॉन्जुगेट एसिड्स, जिनमें हम इस H प्लस आयन के निकलने की संभावना देख रहे हैं, वो निकलेगा कि नहीं निकलेगा। और इनको कहा जाता है, जो अनायन बने हैं इनको कहा जाता है कॉन्जुगेट बेस। क्या कहा जाता है? कॉन्जुगेट बेस। अगर आपको इनके एसिडिक स्ट्रेंथ पे कमेंट करना है तो आपको पहले इनके जो आपके अनायंस बने हैं इनकी स्टेबिलिटी को आपस में कंपेयर करना होगा। अब देखो सबसे सिंपल मैं आपको बता देता हूँ, हमेशा देखना चाहिए सबसे पहले क्या रेजोनेंस पॉसिबल है। रेजोनेंस मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों को सिखाया था कि सबसे पहले हम रेजोनेंस को देखते हैं। रेजोनेंस वाला जो इफेक्ट होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। रेजोनेंस कहूँ या इसको मेसोमेरिज्म कहूँ, मेसोमेरिक इफेक्ट, अगर ये सबसे पहले देखा जाता है उसके बाद आपका देखा जाता है हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या उस स्ट्रक्चर में हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है? हाइपर कॉन्जुगेशन भी अगर नहीं हो सकता है तो अब लास्ट में हम देखते हैं क्या उसमें इंडक्टिव इफेक्ट पॉसिबल है। इंडक्टिव इफेक्ट पॉसिबल है। तो पहले मुझे बताओ, अगर नॉर्मल अल्कोहल में आप लेते हो, नॉर्मल R बॉन्ड OH लेते हो, क्या इसमें H प्लस आयन निकलने के बाद R बॉन्ड O जो बनता है, O पे नेगेटिव चार्ज, क्या इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है? नहीं, ये तो R ग्रुप है ना, मिथाइल ग्रुप है, ये कैसे रेजोनेंस दिखाएगा? अब रेजोनेंस नहीं। क्या हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है? हाँ भैया हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है यहाँ पे, बट हाइपर कॉन्जुगेशन हमारा सेकेंडरी है। सेकंड हाइपर कॉन्जुगेशन आपको पता होगा, मैंने वीडियो बना रखे हैं, यूट्यूब ऐप दोनों पे बनाए हुए हैं। यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल हो सकता है लेकिन रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। प्रायोरिटी हम किसको देते हैं? सबसे पहले रेजोनेंस को देते हैं। दूसरा हमने देखा फिनॉल को। देखो फिनॉल में से अगर H प्लस आयन निकल जाएगा तो हमारे पास क्या बनेगा? नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर। यहाँ आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो, मेसोमेरिज्म बना सकते हो। अपने फिनॉल के बारे में मैंने अगर आपको दिखाऊं, मैंने काफी सारे वीडियो बनाए थे एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में। उस समय मैंने आपको काफी कुछ ये सिखाया हुआ था कि फिनॉल अगर बन जाता है तो उसके कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास बन सकते हैं। मुझे याद आ रहा है मैंने कहीं तो ये पढ़ाया हुआ है। ये देखिए फिनॉल O-, अब इसमें से ये लोन पर यहाँ आ जाएगा तो ये यहाँ चला नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव, ऐसे देखो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। देयर कैन बी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। मतलब फिनॉल को अगर मैं कंपेयर करूँ विद नॉर्मल अल्कोहल, तो नॉर्मल अल्कोहल जब बनता है, कहाँ गया भैया, हाँ यहाँ, नॉर्मल अल्कोहल से ज्यादा आप अगर देखो फिनॉल के अनायन को ज्यादा स्टेबलाइज किया जा सकता है। मतलब यहाँ पे ये अनस्टेबल है, ये कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल है। अगर ये ज्यादा स्टेबल है मतलब मैं कह सकता हूँ ये क्या हो जाएगा, तो मैं ऑर्डर लिखता हूँ, ऐसे ऑर्डर लिखता हूँ यहाँ पे ताकि आपको चीजें समझ में आए। अब मुझे बताइए R बॉन्ड OH से ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा? OH, जिसपे इस तरीके से फिनॉल ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस इज नॉट प्रेजेंट, हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पर आप लगा सकते हो। लेकिन फिनॉल में अगर आप देखो यहाँ पर इंडक्टिव भी लग सकता है, रेजोनेंस भी लग सकता है, और अगर इसमें मिथाइल ग्रुप यहाँ अगर कुछ और अटैच होगा, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल है। Since your anion has got different resonating structure, phenols are much acidic than normal alcohols। उम्मीद करता हूँ ये लॉजिक समझ में आया। नॉर्मल अल्कोहल्स का अनायन उतना स्टेबल नहीं होता जितना फिनॉल का फिनॉक्साइड आयन स्टेबल होता है। तो ये H प्लस को नहीं लेगा, मतलब H प्लस निकलेगा इसमें ज्यादा। ये H प्लस को बुला लेगा, मतलब H प्लस इसमें से कम निकलेगा। मतलब ये क्या हो गया? वीक एसिड, और ये क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर वहीं पे मैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कंपेयर करूं, लेट अस कंपेयर विद कार्बोक्सिलिक एसिड। सी कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल को अगर आप देखो, इफ यू सी फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या समझ में आएगा? सी फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड में दोनों पे नेगेटिव चार्ज आया, जी हाँ। क्या दोनों में रेजोनेंस पॉसिबल है? जी हाँ। इसमें भी देखो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, फिर इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, पॉसिबल स्ट्रक्चर्स है। और वही पॉसिबिलिटी आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर भी, जैसे हम यहाँ देख रहे थे, देखो अभी हाइड्रोजन की जगह अगर मैं CH3 लगा दूं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, यहाँ पर भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो अब दोनों में देखा जाए तो ये दोनों नॉर्मल अल्कोहल से कहीं ज्यादा एसिडिक होंगे। क्यों? क्योंकि अनायंस में स्टेबलाइजिंग इफेक्ट आ जाता है।
स्टेबलाइजिंग इफेक्ट ऑफ अनायन। आई होप आपको मैं तीसरा पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ फैक्टर अफेक्टिंग में, कैसे रेजोनेंस इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, अब मैं कंपेयर करूं कि दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रांग होगा। अगर दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर किया जाए तो अब ये देखना पड़ेगा, इसमें भी रेजोनेंस पॉसिबल है, इसमें भी रेजोनेंस पॉसिबल है, कौन सा रेजोनेंस ज्यादा स्टेबलाइजिंग इफेक्ट दिखाता है। अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव चार्ज है, जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ आएगा और ये यहाँ जाएगा, अगला नेगेटिव चार्ज एक कार्बन एटम पर आएगा। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, लेट मी एक्सप्लेन दिस। सी देखो, जब आपके पास एक ऑक्सीजन था, इस तरीके से आपने एक बेंजीन रिंग बनाई, यहाँ पर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, ये इधर चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, आपका ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, नेगेटिव चार्ज गायब हो गया। इस तरीके से आपका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। कौन है यहाँ पे? कार्बन है। कौन है वहाँ पे? कार्बन है। तो फिनॉल्स में अगर आप देखो तो फिनॉल में कार्बन के ऊपर, मैं यहाँ स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज करूंगा इस तरीके से, ऐसे, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड का नेगेटिव चार्ज। फिनॉक्साइड में ऑक्सीजन से जब नेगेटिव चार्ज हटता है तो कार्बन पे चला जाता है। लेकिन वहीं अगर आप इस कंपाउंड की बात करो, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे बॉन्ड ऑक्सीजन 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 विद नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे CH3 ग्रुप था। यहाँ का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर मैं अगला बनाऊं, क्योंकि ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, अगर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आता है तो ये यहाँ पे चला जाता है, ध्यान से सुनना, तो आपके पास बन जाता है CH3 C ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगी। अब मुझे बताओ दोनों में क्या फर्क है? ये भी रेजोनेंस दिखा रहा है। फिनॉक्साइड में, फिनॉल्स में जब H+ आयन निकल जाता है तो फिनॉक्साइड, इसको कहते हैं फिनॉक्साइड आयन, इसको कार्बोक्सिलेट आयन कहते हैं, हम फिलहाल नाम पे नहीं जाना चाहते। ये भी रेजोनेंस, ये भी रेजोनेंस, मतलब ये दोनों अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होंगे, स्टेबल होंगे, इससे ज्यादा स्टेबल होंगे, मतलब H+ आयन ज्यादा निकलेगा। H+ आयन मतलब ये दोनों इससे तो ज्यादा एसिडिक है। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, फिनॉल भी और ये एसिड भी आपके नॉर्मल अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होंगे। इनका H+ आयन का निकलने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और वो H+ दोबारा वापस नहीं आएगा, इसका भी, इस H+ का और इस H+। लेकिन इन दोनों में कौन ज्यादा स्ट्रांग होगा? तो भैया देखो सिंपल सा है, दोनों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कंपेयर करो। अगर आप दोनों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को कंपेयर कर रहे हो, यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन था जिसपे नेगेटिव आया, जैसे ही वो नेगेटिव हटा, अगला नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आया। लेकिन इस स्ट्रक्चर में इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था, अगले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। मतलब एट एनी कॉस्ट नेगेटिव चार्ज दोनों ही टाइम ऑक्सीजन पे आ रहा है, और ऑक्सीजन इज अ वेरी गुड पर्सन जो नेगेटिव चार्ज को एक्सेप्ट कर लेता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। इज कार्बन अ वेरी गुड एक्सेप्टर ऑफ अ नेगेटिव चार्ज? नो, कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है उतना। तो कार्बन पे अगर नेगेटिव चार्ज आ भी गया तो वो मुंह बना के बैठा रहा है, क्यों नेगेटिव चार्ज आया है। ऑक्सीजन खुश हो जाता है। मतलब अगर मैं दोनों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करूं, रेजोनेंस दोनों में है, पर कंपैरिजन अगर दोनों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को किया जाए तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होंगे मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, और अगर इनके स्ट्रक्चर्स को कंपेयर किया जाए इसके साथ तो मैं कह सकता हूं लेस स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। इस हिसाब से अगर ये ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, मतलब H+ आयन इनके पास दोबारा नहीं आएगा, मतलब एसिड स्ट्रॉन्ग है। देखो समझना मेरी बात, अगर H+ आयन मुंह मोड़ के चला गया और दोबारा नहीं आ रहा है, मतलब वो स्ट्रॉन्ग है। तो अगर कंपेयर किया जाए तो ये इससे भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब इसमें एक और पॉइंट जोड़ देते हैं। चलो, अगर कल को मैं कहता हूं मेरे पास एक एरोमेटिक है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड हाइड्रोजन है, अब बताइए कौन स्ट्रॉन्ग होगा? अब ये तो हमारा नॉर्मल एलिफेटिक एसिड था, अब ये हमारे पास कौन सा हो गया? एरोमेटिक एसिड हो गया। अब एरोमेटिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं कि एलिफेटिक ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? यहाँ पे आप अगर देखो रेजोनेंस सिर्फ इन दो ऑक्सीजन के बीच में होगा, लेकिन यहाँ एरोमेटिक आ गया है, मतलब वो एरोमेटिक कंपाउंड। अब इसके ऊपर बकायदा मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया हुआ है,
आप जाके देखिएगा, इसका क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे, ये ऑर्डर हमें समझ में आ गया, क्यों अल्कोहल सबसे कमजोर एसिड होते हैं, क्यों फिनॉल उससे ज्यादा होता है, क्यों कार्बोक्सिलिक एसिड उससे ज्यादा होता है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में भी एरोमेटिक ज्यादा होगा कि एलिफेटिक ज्यादा होगा, इसका आपको मुझे आंसर देना है। तो उम्मीद करता हूँ कि फैक्टर्स अफेक्टिंग आपको समझ में आए, कहाँ से एसिडिटी आती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ये भी आपको समझ में आई। अच्छा, इसमें एक लास्ट हमारा आता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब भैया देखो, अपने जो भी ये सारी बातें करी, ये बहुत अच्छी बात है, ये एरो आपने डाली, लेकिन ये सब डिपेंड करता है कि आपका सॉल्वेंट कौन है। देखो सॉल्वेंट मतलब क्या, जब आपका हाइड्रोजन एक अनायन से सेपरेट होगा, H+ आयन जब एक अनायन से सेपरेट होगा, सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर जो प्ले करेगा वो प्ले करेगा सॉल्वेंट ना। अब आपको इंपॉर्टेंट क्या है भैया, ये जो बॉन्ड टूटा, आपने कहा आप यहाँ से H+ चला गया, फिर ऑक्साइड आयन बन गया, है ना, ये सब आप जो बता रहे थे, ये H+ आयन अपने आप गया था, कोई तो होगा ना जिसने H+ आयन को। देखो भाई सीधी सी बात, आप अनायन हो, आपके साथ एक H+ आयन जुड़ा है, H+ आयन अगर आपको छोड़ के जा रहा है तो किसी ने तो उस H+ आयन को बुलाया होगा, या किसी ने तो उस H+ आयन को अपनी तरफ खींचा होगा, तभी तो आप बने हो। अगर H+ आयन के जाने के बाद आप स्टेबल हो, मतलब आपका जो एसिड था स्ट्रॉन्ग एसिड हो। अगर आप अनस्टेबल हो, आप वापस बुला लेते हो, मतलब वीक एसिड हो। अब H+ आयन गया क्यों, क्वेश्चन तो वो ज्यादा जरूरी है। तो वो डिपेंड करता है सॉल्वेंट, वो कौन है जिसकी वजह से H+ आयन आपको छोड़ के चला जाता है, और वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारा सॉल्वेंट। बेसिकली सॉल्वेंट क्या करता है, एक एग्जांपल लेते हैं पानी का। वाटर क्या है, एक पोलार सॉल्वेंट है, इस तरीके से ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। सोचो कल को एक H+ आयन, इस तरीके से मेरे पास एक एसिड है विद ए नेगेटिव चार्ज, विद अ पार्शियल पॉजिटिव एंड अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। वाटर आके इस हाइड्रोजन को उकसाता है, ए भैया देखो तुम्हारे अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ की तरफ ज्यादा हैं, तुम छोड़ दो, हमारी शरण में आ जाओ, जब तुम हमारे पास आओगे हम तुमको ज्यादा स्टेबलाइज करेंगे। समझ गए ना जो मैं कहना चाहता हूँ, यही होता है। आपकी पिक्चर में कोई विलन एंट्री मारता है, वो आपके H+ आयन को कहता है आओ हमारे पास, हम तुमको ज्यादा स्टेबल कर रखेंगे या करेंगे, ठीक है, और आपका H+ आयन छोड़ के चला जाता है। जब आपका H+ आयन छोड़ के चला जाता है तो बेसिकली कहानी यार, ये जो बनता है ना, ये जो प्राणी है वाटर, ये जो सॉल्वेंट है, ये बड़ा निर्लज प्राणी है, ये दोनों को स्टेबलाइज कराता है। कैसे, कल को आपका H+ आयन जब छोड़ के चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज क्या चाहिए उसको, नेगेटिव चार्ज। अगर मैं अनायन को छोड़ के आया हूं, मेरे पे पॉजिटिव है, मेरे को नेगेटिव चार्ज चाहिए, ऑक्सीजन आके कहता है डरो मत हम तुम्हारे पास हैं। ऑक्सीजन इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल सॉल्वेंट, इसको कहा जाता है सॉल्वेशन। क्या कहा जाता है, सॉल्वेशन। जब आपका सॉल्वेंट किसी अनायन को आके सराउंड कर लेता है और उसको आयन के पास जाने से रोकता है, हम उस प्रोसेस को सॉल्वेशन कहते हैं। अब यहाँ जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज बनेगा इस ऑक्सीजन पे, उतना यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन डेवलप होगा, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा, आपका अनायन गया, आपका H+ आयन गया, वापस नहीं आएगा। ऑन दी कॉन्ट्ररी, वही वाटर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल A- आयन को, जहाँ नेगेटिव चार्ज है, आपका H ऑक्सीजन बॉन्ड हाइड्रोजन, देखो यहाँ पर भी अगर आप देखो, ये बड़ा दोगला गेम खेलता है, आपका भी दोस्त है और उसका भी दोस्त है, और यारी दोस्ती में आपका कट जाता है, क्योंकि ये दोनों को स्टेबलाइज करता है, इस तरीके से दोनों को खुश रखता है कि दोनों को मिलने से रोक देता है। देखो हो गया कि नहीं हो गया। अब इससे क्या हो गया, H+ आयन और A- आयन के झगड़े का फायदा वाटर मॉलिक्यूल ने उठाया, मतलब सॉल्वेंट भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आप चाहते हो कि H+ आयन ज्यादा से ज्यादा बाहर आए, तो आपका सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, पोलार सॉल्वेंट होना चाहिए। क्योंकि जब सॉल्वेंट पोलार होगा, पोलार की जगह मैं एक इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ लिखना चाहूंगा, पोलार सही नहीं है, ऐसा सॉल्वेंट जो H+ आयन को अपनी तरफ खींचने की ताकत रखता हो। अब वो कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है वो पोलार ही होना चाहिए, क्योंकि आप जब एसिड बेस्ड कंपाउंड्स के बारे में पढ़ोगे, तब आप पढ़ोगे वहाँ पे डिफरेंट टाइप के सॉल्वेंट्स होते हैं, एक्वियस सॉल्वेंट, नॉन एक्वियस सॉल्वेंट। तो जरूरी नहीं है हमेशा सॉल्वेंट पानी ही होगा, सॉल्वेंट कोई और भी हो सकता है, और हमेशा जरूरी ही नहीं है कि वो पोलार ही होगा, तो नॉन पोलार भी हो सकता है। सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए
एक जनरलाइज करना चाहता हूं मैं यहाँ पे, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करूं, ऐसा सॉल्वेंट जो आपके H+ आयन को अपनी तरफ खींचने की ताकत रखे, वो सॉल्वेंट हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है, वो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है। मतलब आपका सॉल्वेंट जितना बेसिक होगा, आपको बेसिक का मतलब समझ में आया, ये हाइड्रोजन है, ये A है और ये आपका सॉल्वेंट है। हु इज अ सॉल्वेंट? जो H+ आयन, और जो H+ आयन को अपनी तरफ खींचने की ताकत रखता है वो कौन होता है? बेस होता है, अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट। आपने अगर लॉरी ब्रोंस्टेड का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो जो H+ आयन को एक्सेप्ट करेगा वो क्या कहलाता है? बेस। तो आपका सॉल्वेंट जितना ज्यादा बेसिक प्रॉपर्टी दिखाएगा, जितनी ज्यादा बेसिक, अब वो बेसिक प्रॉपर्टी दिखाएगा या वो जितना ज्यादा पोलार होगा, या मैं कहूँ जितना ज्यादा सॉल्वेशन करेगा, उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। उम्मीद करता हूँ इस लंबे चौड़े लेक्चर से आपको एसिडिटी का, ये बहुत बेसिक चीजें होती हैं, मैं कॉन्सेप्चुअली पढ़ाना पसंद करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप उस चीज को फील करो वहाँ पे क्या हो रहा है, क्यों सॉल्वेंट का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जब आप एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हो, पीएच कंट्रोल की बात करते हो, आप अगर इवन एनएमआर पढ़ोगे तो भी हम देखेंगे वहाँ पे, हम जब एनएमआर भी पढ़ते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी, हम वाटर को सॉल्वेंट नहीं लेते हैं, हम वहाँ पे ड्यूटेरियम, ड्यूटेरेटेड वाटर वगैरह ले लेते हैं, यहाँ पे हम वहाँ पे दूसरे कंपाउंड्स को ले लेते हैं, हैवी वाटर को हम कई बार यूज करते हैं। हम सॉल्वेंट ऐसा चूज करते हैं, सॉल्वेंट की चॉइस भी बहुत बार रिएक्शन मैकेनिज्म को चेंज कर सकती है, सॉल्वेंट भी बहुत बार कोर्स ऑफ रिएक्शन को बदल सकता है। इसीलिए सॉल्वेंट अगर पोलार है या वो हाई सॉल्वेशन दिखाता है, पोलार है, या इसको मैं कहूंगा एक तरीके से जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेसिकली एक वैल्यू होती है जो पोलैरिटी को मेजर करती है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम एप्सिलॉन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है मतलब वो ज्यादा पोलार है, वो जितना पोलार होगा H+ आयन को उतना खींचेगा और एनायन को स्टेबलाइज करवाएगा। या वो बेसिक होना चाहिए, वो जितना ज्यादा बेसिक होगा वो आपके एसिड में से H+ आयन को खींच के निकाल लेगा और सामने अनायन को छोड़ देगा, तो मतलब एसिडिटी बढ़ा देगा। उम्मीद करता हूँ ये फैक्टर्स, ये लॉजिक्स, ये तरीके, ये जो भी मैंने आपको यहाँ पढ़ाया है ये सब आपको याद रहेगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, अब हम एक एक एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे, अल्कोहल, एलिफेटिक एसिड, फिनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड, और देखेंगे कि कैसे उनकी एसिडिटी को कंपेयर किया जा सकता है, वो कौन से फैक्टर्स होते हैं। अब हमने एक ओवरऑल जनरल व्यू देखा एसिडिटी, अब हम एक एक एसिड्स को उठाएंगे अगले वीडियो में, उससे स्टार्ट करते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।